नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूसीसी सपोर्ट को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे पर संजय राउत बरसे हैं। यूसीसी पर शिंदे के बयान पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि कौन शिंदे के पास क्या आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया, जब आ जाएगा तो ड्राफ्ट देखकर विचार किया जाएगा। पिछले साल तक आप सपोर्ट करें, तो अब कहीं ना कहीं आप उसके विरोध में हैं। और दूसरी तरफ किसने कहा आपको? शिंदे ने कौन शिंदे? शिंदे सरकार ने कौन शिंदे? शिंदे को क्या आइडियोलॉजी है? सपोर्ट किया। शिंदे को क्या आइडियोलॉजी है? कौन सी शिवसेना है? वो कानूनन उस बारे में हमारा अदालत में कार्रवाई चल रही है। एक शिवसेना से गुट टूट गया, फूट गया, इनको कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यूसीसी के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तक उस कानून का ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। ना आपके पास है ना हमारे पास है। कानून का ड्राफ्ट सामने आने दो, उसका परमंथन और चिंतन जरूर होगा। वहीं बुल्ढाना हादसे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। समृद्धि महामार्ग पर एक दर्दनाक घटना हुई है। एक निजी बस पुल से टकराई, जिसके बाद डीजल की टंकी फटने से आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है। वहीं 8 लोग इस बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे। खुद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के कारणों के पीछे की जांच की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों के साथ डिप्टी सीएम ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। कल एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिये से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहां पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाया, क्लीनर भी निकल पाया, इसलिए वो बचे। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए, ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहां पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया है और कहा कि ग्वालियर के लिए वो पसीना क्या अपना खून भी बहा देंगे। साथ ही कहा कि पापा और दादा का सपना था समृद्ध ग्वालियर बनाने का, वो सपना वो पूरा करेंगे। ये पसीना टपकता है, वो आपके लिए टपकता है। ये पसीना क्या मेरे ग्वालियर संबल को मेरे खून की जरूरत होगी तो खून आपके लिए जिस ग्वालियर में पानी की सप्लाई की योजना थी, जिस ग्वालियर में ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से शिवपुरी की नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, जिस ग्वालियर में देश के सारे बड़े औद्योगिक पतियों का पूर्ण रूप से औद्योग ग्वालियर में स्थापित हुआ था, वो नया ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज खुली थी, वो नया ग्वालियर का जेल आरोग्य अस्पताल बना था, उसी ग्वालियर की कल्पना मेरी दादी, मेरी आजमा राजमाता विजयराजे सिंधिया का था। वही ग्वालियर की कल्पना मेरे पूज्य पिताजी का था और उस कल्पना को चाहे मेरी जान जाए और उसको साकार करके ही मैं रहूंगा। वहीं शादी से पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पहुंचे। इस दोनों ही लवर्स ने लंबे समय तक अपने रिश्ते के बारे में पहले चुप्पी साधे रखी, लेकिन हाल ही में दिल्ली के
एक होटल में भव्य समारोह में इन्होंने सगाई की। सेरेमनी में राजनीतिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। वहीं परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा भी इस सगाई समारोह में शामिल हुई थी। राघव और परिणीति इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें उदयपुर से वापस आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि वे अपनी शादी के स्पॉट्स की तलाश में निकले थे। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को माथा टेकते हुए देखा गया है। दोनों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं एक्ट्रेस परिणीति और आप सांसद राघव चड्ढा जो है साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक ऐसा राज्य जहां सैकड़ों लोग मारे गए, मणिपुर जल रहा है और उस राज्य के सीएम का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। साथ ही सुप्रिया ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर जल रहा है और वो लोगों से शांति की अपील तक नहीं कर रहे, शर्म आनी चाहिए। जब मणिपुर जल रहा है, 130 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हैं, बिल्डिंगें जग के स्वाहा हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेगेसी इशू बताएगी। आपकी तो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। कोई और सरकार होती और नैतिकता होती तो कब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। ऐसे वो कौन से कारण है जो बीरेंद्र सिंह आज भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मैं ये इस मंच से पूछना चाहती हूं, कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ, या कोई क्रिकेट एसोसिएशन का रिश्ता है? रिश्ता क्या है कि इनको मजबूर होना पड़ रहा है? रिश्ता क्या है कि ये सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? रिश्ता क्या है कि ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? और कहां है नैतिकता इस देश की? इस देश का एक हिस्सा जल रहा है और प्रधानमंत्री शांति की एक अपील नहीं करते हैं, और उनके बददिमाग प्रवक्ता आके यहां पर लेगेसी इशू बतियाएंगे। शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले। आपने इस देश के मणिपुर का नहीं, हजारों जगहों का विश्वास तोड़ा है। मणिपुर का विश्वास आपने इस तरह से ध्वस्त कर दिया है कि उनका प्रशासन में और सरकार में विश्वास जताना दोबारा से जरूरी है। और वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का यूसीसी को लेकर बयान सामने आया है। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी दो दिलों में दीवार पैदा करती है और कुछ नहीं, 9 साल सत्ता में रहते हुए उन्हें याद नहीं आया। अब चुनाव का समय आया है तो महिला आरक्षण बिल की जगह यूसीसी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, जनता भी अब समझ चुकी है। शांतिपूर्ण, मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण देख रहा हूँ। मुझे लगता है तो मीडिया के, या शायद गोदी मीडिया हो कि मोदी मीडिया हो, उनका हल्ला किया हुआ होता है किसी चुनाव में। मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो बंगाल में और खासकर आसनसोल में जितनी बार आया हूँ, हमेशा आता हूँ, हर महीने आता हूँ, 1 बार 2 बार। ईद हो कि दुर्गा पूजा हो कि बकरीद हो कि छठ हो, जितने त्यौहार हुए हैं, क्या रथ यात्रा हो, सारे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और यहाँ पे तो आसनसोल में एक तो नारा लिखा हुआ है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। यही है सही और यही हर तरफ होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, भाईचारा। ये विभाजन जो पैदा कर रही है एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार, यहाँ 2 दिलों में जो दीवार पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। और अब जनता भी समझ चुकी है कि अचानक महिला आरक्षण बिल तो आप पास करा नहीं सके। अभी 9 साल आपको याद आया नहीं कि अचानक चुनाव की घड़ी में आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो जनता समझती है कि चुनावी मुद्दे लेकर आ रहे हैं, आप बेरोजगारी से, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा परिणाम क्या हुआ, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आज आप शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, या फिर आप अपने हमारे कर्नाटका की बात करें, चारों तरफ आप देख रहे हैं। या दिल्ली में भी देखें तो विपक्ष की जीत हुई। वहीं रायबरेली में बारिश में गेहूं को भीगने से बचाने के लिए एफसीआई ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रायबरेली एफसीआई के गोदाम की क्षमता 71,000 मीट्रिक टन है। खाद्यान्न को रखने के लिए डिपो में कई गोदाम बने हैं, जिनको बारिश के पहले ही पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, ताकि मानसून बारिश में गोदाम में रखे खाद्यान्न सुरक्षित रहे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पर्याप्त खरीद ना हो पाने की वजह से पंजाब के तपा गोदाम से मालगाड़ी के जरिए 56 रैक गेहूं मंगवाकर गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया गया है, ताकि गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हाल जो आपको सूचना मिली है वो गलत मिली है। बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन जो पंजाब से गेहूं आया हुआ है ये कुछ भी भीगा नहीं है। वो आपने डिपो में हमारे दिख भी लिया है, अभी भी काम चल रहा है। बारिश ज़रूर बहुत तेज़ हुई, काम थोड़ा स्लो ज़रूर हुआ, लेकिन ये कि कोई भी अनाज भीगा नहीं है ना, वेस्ट हुआ है फिलहाल। कितना सर गेहूं आया था, कहाँ से आया था? ये पंजाब से तपा है डिपो, वहाँ से जो है आया है। 58 वैगन की जो है एक रैक आई हुई है। चूँकि यूपी में उतनी परचेज नहीं हो पाई तो पंजाब से माल आया हुआ है। चूँकि पीडीएस में हम लोगों को देना भी होता है तो बीच बीच में रैकें आया करती हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जहां सौरिक थाना क्षेत्र के हसेरन नहर के कंसुआ माइनर में दोस्तों के साथ नहाने गए एक किशोर पानी में डूब गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मिर्जापुर में अहरौरा थाना क्षेत्र के पास वनस्थली स्नाकोत्तर महाविद्यालय और वन विभाग की विवादित जमीन पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम को पुलिस ने रोक दिया है। 5 दिवसीय सत्संग का आयोजन जय गुरुदेव की ओर से किया गया था। सालों से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी जमीन पर 5 दिवसीय जय गुरुदेव का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी अनुमति कुछ दिनों पहले ही ली गई थी। विवादित जमीन पर कोई एनओसी ना दिए जाने पर अनुमति अब रद्द कर दी गई है। है वन विभाग और स्कूल के बीच में, तो उसी को चलते हुए फिर परमिशन को निरस्त किया गया। बट जब मौके की स्थिति का जायज़ा लिया गया तो फिर यहाँ पे पहले से ही टेंट वेंट और सब व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि परमिशन निरस्त हो गई थी। तो ये वनस्थली स्कूल के पास में एक जय गुरुदेव के नाम से कार्यक्रम परमिशन मांगी गई थी। 27 तारीख परमिशन मिली थी, लेकिन 28 तारीख में कुछ तथ्य विकास में आए कि जिस ज़मीन पर परमिशन दी गई है वो विवादित ज़मीन है, उसमें कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और कोई एनओसी भी उस ज़मीन की किसी द्वारा नहीं दी गई थी। इस पर थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट एसडीएम जनाब को दी गई, जिसके क्रम में उनकी अनुमति निरस्त कर दी गई है। वाले थे गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम था, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था जो कि बहुत से प्रांत के लोग यहाँ पे आते, बहुत सारा ग्रुप था और साल भर में एक ही बार हम लोग गुरु पूजा मनाते हैं। कितने की संख्या में आने की उम्मीद थी गुरु लगभग प्रेमियों? 1 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख की इसका अनुमति था कि नहीं था क्या? करीबन 2-3 हज़ार के मतलब परमिशन था, वो आते जाते लगे रहते। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लगभग 42 करोड़ की लागत से बने 168 पुलिसकर्मियों के आवासों का लोकार्पण किया। हाई राइज इस भवन का निर्माण ग्वालियर झांसी हाईवे पर मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत किया गया है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही हमारे जिले के 85% पुलिसकर्मियों के सामने आवास की समस्या खत्म हो जाएगी। बचे 15% पुलिसकर्मियों के लिए भी आगामी साल में आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 165 बहुमंजिला आवास गृहों का निर्माण किया गया है, जिनका आज माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसमें 24 एनजीओ के ब्लॉक हैं और 144 हमारे जो ओवर क्वार्टर्स हैं वो ब्लॉक हैं। इसके पश्चात इस आज के लोकार्पण के बाद अधिकारी स्तर पे, एनजीओ स्तर पे दतिया एकमात्र जिला है जिसमें 100% ऑक्यूपेंसी एनजीओ स्तर पर होगी। प्रदेश में जो होता है किसी जिले में अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। रही बात जो हमारे कर्मचारियों के लिए आवास है, उसमें भी दतिया आज की स्थिति में 85% ऑक्यूपेंसी के साथ पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। हमारे पास जितने स्टाफ उपलब्ध है उसमें केवल अब इनके अलॉटमेंट के बाद केवल 148 की मीटिंग रहेगी, जो पूरे प्रदेश में मुझे लगता है जो अन्य जिले हैं उनकी दूसरे दुगनी से ज्यादा हमारी।
वहीं डिंडौरी नगर में अवैध बिक्री के लिए लाई गई 23 पेटी शराब पुलिस ने जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। डिंडौरी में शासन ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद शराब का कारोबार करने वाले माफिया क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के लिए भारी मात्रा में तस्करी कर शराब लाते हैं और उन्हें यहां पर बेचते हैं, जिस पर पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई कर अवैध बिक्री करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। नगर कोतवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि अवैध रूप से शराब जेल बिल्डिंग के पीछे रखी हुई है और एक स्कूटी में शराब लाने की जानकारी मिली थी, जिस पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गई। एक स्कूटी में 4 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जिसका चालक मौके से भाग गया था, जिस पर 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई तथा दूसरा जेल बिल्डिंग के पीछे खुले स्थान में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक की गई तो उक्त स्थान पर 18 साढ़े 18 पेटी लगभग अंग्रेजी शराब मिली है। अगली खबर मुरादाबाद के बिलारी से है, जहां बिलारी के एक गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के साथ ठेकेदार से मिलकर सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी सूचना कई अधिकारियों को लिखित में दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव में गंदगी और कच्ची नाली की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऐसी उठी बनी है ना, क्यों काम नहीं कराते हैं? कौन पहले प्रधान ने करा हुई ना, ये प्रधान तो जब करा देंगे। अब ये पीला ईट से जो शिकायत हुई है अभी, तो पीला ईट चलना हो रहा है तुम्हारे सामने लग पड़ा ये जो कुछ पीला बस गोया में अभी हम तो लगा रहे उल्टी सूरी बन जाए तो अपनी हमारे पानी हमें तो फायदा ही जाएगा तो ना बैठे हमारी। अच्छा, इससे पहले कभी काम ही नहीं हो, इस वजह से आप चाहते हैं कुछ काम तो हो, चाहे कैसा भी हो। हाँ, काम तो है रहा पहले पलंग भाव काम पहले प्रधान ने कितना कराओ हमारे संग में। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये जैसा माल लग रहा है वैसा आ रहा है, हमें कुछ मतलब ये ठेकेदार को मालूम होगा। आप मिस्त्री हैं ना? कौन दे रहा है माल तो ठेकेदार ला रहा है। अच्छा, कितनी लंबी बननी है नाली? ये करीब होगी 125 मीटर की होगी, करीब 125 होगी। कितने दिन हो गए काम करते हुए? हम तो आज ही आए पहली बार। अच्छा, पीछे चल गया इसमें। क्या लग रहा है कि ये ईट कौन सी है, आपको बता दो जानकारी? या तो होगी तलसा होगी या फिर दोयम होगी, बस यही होगी दोनों में से। हाँ, इनमें से है, तीन में से। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये जैसा माल लग रहा है वैसा आ रहा है, हमें कुछ मतलब ये ठेकेदार को मालूम होगा। आप मिस्त्री हैं? अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि गांव में नाली बन रही है, जिसमें कुछ पुरानी ईंटें नीचे लगाई जा रही हैं, उनकी गिट्टी नहीं तोड़ी गई है और कुछ पीली ईंटें दिख रही है। इसके विषय में सचिव को तुरंत निर्देशित किया जा रहा है, गांव में जाकर के काम रुकवाएं और पुरानी ईंटों को गिट्टी तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मेजरमेंट में कम हो जाएगी उसकी कीमत, और ईंट की गुणवत्ता सही अव्वल ईंट से काम कराएं। वो मौके से अपने घर चली गई है। फिलहाल हम आपको बता दें इस मामले में कौन कौन अधिकारी या फिर ग्राम प्रधान या फिर ठेकेदार किसके जरिए ये कार्य कराया जा रहा है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेबर वालों से पूछी गई तो उन्होंने ठेकेदार का नाम सामने लाए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें इस मामले में जिस आधार पर कार्य कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की दी गई योजनाओं को पलीता लगाते हुए सामने नजर आ रही हैं। फिलहाल हम आपको बता दें इस मामले पर उच्च अधिकारियों से बात की गई थी, इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आर्या न्यूज के लिए दानवीर सिंह, मुरादाबाद। वो मौके से अपने वहीं आगामी कावड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद जिला प्रशासन की तरफ से कावड़ यात्रा के मार्गों का निरीक्षण किया गया। मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक, सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं जिलाधिकारी ने इस मौके पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
वहीं रायबरेली में नवविवाहिता के मौत का मामला सामने आया है। ये घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे बंधन सिंह गांव का है, जहां मंजू नाम की नवविवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। वहीं मृतका के माता पिता ने मृतका के ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के माता पिता की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उनके साथ पहले मारपीट मारते तो रहते थे, गाड़ी गलौज मारपीट पहले भी हो चुका है। कौन मारता पीटता था? ये इनके आदमी आकाश। और कोई मारता था कि आकाश ही खाली मारते थे? आकाश मारते थे और सब तो सास ससुर जो नहीं सब पीछे रहते थे, मतलब भड़काने में रहते थे, मारते नहीं थे पर पीछे से सहयोग में रहते थे। सास ससुर देवर नंद सब। मंजू नाम की लड़की जो है 20 साल उम्र है, पति का नाम आकाश है। 7:33 पे 108 एम्बुलेंस आई, लेकिन जब देखा गया तो ऑलरेडी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो है SHO नसीराबाद को डेथ नोटिस दे दिया। मंजू नाम की लड़की जो है वहीं आगरा में टमाटर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने बैंक जाकर टमाटर खरीदने के लिए लोन देने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि टमाटर और अदरक पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और ऐसे में गरीब आदमी चटनी से रोटी भी नहीं खा पा रहा। बैंकों को अब जनता को टमाटर खरीदने के लिए लोन देना चाहिए। कांग्रेसियों ने बैंक मैनेजर को ज्ञापन देकर जनता को टमाटर के लिए लोन देने की मांग की है। जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ना तो टमाटर के दाम कम कर पा रही है, ना गैस सिलेंडर के दाम कम पा रही है, ना कड़वे तेल के दाम कम कर पा रही है, ना मणिपुर में हिंसा कम कर पा रही है, ना चाइना बॉर्डर पे जो गतिविधियां हैं उन्हें कम कर पा रही है। ये हर जगह हर समय फेल है ये सरकार। और दूसरी, नरेंद्र मोदी जी इन सभी मुद्दों पे बोलने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पे एक कैनरा बैंक में ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि अब टमाटर पे, रसोई के सिलेंडर पे और कड़वे तेल पे आम आदमी को अब लोन देने की प्रथा प्रारंभ की जाए। अगर लोन नहीं दिया जाएगा, भैया 2014 में भाजपा सरकार आई, जिसे लोग आज देश की जनता महंगाई के नाम से जानती है। अब इस दिन पे दिन जब से सरकार आई है, महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जियां हो। आप जो टमाटर 110, 120, 140 रुपए तक बिक रहा है, आज इसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने बैंक से, जब पता है कि रोजगार के संसाधन घट चुके हैं, तो आवेदन दिया है कि एक कोई जब जिस तरीके से घरेलू सामानों के लिए ऋण दिया जाता है, टमाटर व अदरक और अन्य सब्जियां खरीदने के लिए भी सरकार जनता को ऋण दे। भैया 2014 में भाजपा सरकार। वहीं औरैया पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। बिहार से हरियाणा ले जाई जा रही 3 किलो अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को भारी मात्रा में अफीम के तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद हरकत में आए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 3 किलो अफीम भी बरामद की। तस्कर गाड़ी में हाइड बॉक्स बनाकर अफीम की तस्करी कर रहे थे। क्या सामान है ये? अफीम कहाँ से लाते हो? कहाँ से? बनारस। बिहार से लाते हो? बिहार से? हाँ? कब से काम कर रहे हो? 6 महीने बस। कैसे आए इस लाइन में? ड्राइवरिंग करते हो? माल कहाँ से उठाते हो? कहाँ देने आता यहाँ? अरे बनारस। कहाँ पे? तो यहाँ होटल कैसे आए? वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास स्थित महाकाल होटल में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और प्रहलाद श्रीवास्तव नाम के युवक ने होटल संचालक पर
देसी कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि फायर मिस हो गया और होटल पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कानपुर देहात पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुठभेड़ के बाद एक इनामिया लुटेरा पुलिस के हत्थे लग गया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे के पास से लूट के रुपए के साथ ही बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरे पर कई जिलों में करीब आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। आज रात्रि में थाना प्रभारी कोतवाली अकबरपुर द्वारा अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान बलिहारा मोड़ के पास उन्हें एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को न रोक करके पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में थाना प्रभारी कोतवाली और उनके फोर्स के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो दो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है और इस जवाबी कार्रवाई में हमारे एक सिपाही है जिसका नाम आलोक है, वो भी घायल हुआ है। जो घायल व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति था, उसको पूछताछ की गई प्रारंभिक। वहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर 8 जुलाई के पंचायत चुनाव के लिए SC/ST के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने सत्तारूढ़ पार्टी नेतृत्व पर प्रशासनिक तौर पर ट्वीट किया कि उन्हें आशंका है कि आगामी पंचायत चुनाव में SC/ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले तृणमूल उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग ने इन सीटों पर गलत तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अपने दस्तावेजों में हेराफेरी की है या उन्हें विकृत किया है। अधिकारियों के एक वर्ग ने सक्रिय समर्थन से फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फर्जी सर्टिफिकेट, पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का। फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम भर दिया। अब मैं RTI किया। फर्जी सर्टिफिकेट, पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का। फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम